वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के गेट 2020 के अंदर आए हुए सॉल्यूशंस को। तो सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2020 के अंदर, हम उन सारे क्वेश्चंस को लेके आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, the quadratic equation ax square minus bx plus c equals to 0 has equal roots which is beta, यानी कि हमारे पास रूट्स दे रखा है बीटा। देन आपको ऑप्शन बताना है इनमें से बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4ac, या बीटा क्यूब इक्वल्स टू bc अपॉन 2a स्क्वायर, या बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा इक्वल्स टू b अपॉन a, या फिर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ac। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ध्यान रखिए हमारे पास ये दे रखा है कि विच हैज इक्वल रूट्स। तो दो चीजें हैं, एक इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बोल रखा है कि ये इक्वल रूट्स। तो कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं। वो रूट्स होते हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा हमारे पास दो रूट्स आते हैं। दो रूट के अंदर अगर हम निकालते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, उन दोनों का हम इस अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी अपॉन ए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ हो, उस केस में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो ये वाला अप्लाई करते हैं। बट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज है, वो क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे ध्यान देखिए, तो ये देखिए अगर मैं इस सम ऑफ रूट्स को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ माइनस ऑफ माइनस भी ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा b अपॉन ए। तो अगर अल्फा एंड बीटा ये भी बोल रखा है यहाँ पे कि इक्वल रूट्स हैं, तो इसके कंडीशन से क्या हो जाएगा कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा हमें दे रखा है। तो अगर इस इक्वेशन में मैं डालूं अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, या फिर लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, या फिर और लिख सकता हूँ मैं बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन 2a। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन आया जब हमने इसका सम ऑफ रूट्स निकाला। अब हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा, सी अपॉन ए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट इसके अंदर भी कोई साइन चेंज नहीं है, तो माइनस बी एक्स हम ऑलरेडी इस फर्स्ट के अंदर यूज ले चुके हैं। तो ये आ जाएगा वापस सी अपॉन ए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस हिसाब से। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, तो हम लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, या फिर लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मान लिया हमने 1 और इसको मान लिया 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीटा है और यहाँ बीटा स्क्वायर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए बी अपॉन 2a है और सी अपॉन ए है, तो b अपॉन 2a इंटू सी अपॉन ए। तो ये आ जाएगा मेरे पास bc अपॉन 2a का स्क्वायर। तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। तो बीटा क्यूब इक्वल्स टू bc अपॉन 2a स्क्वायर जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारे पास ये रहा, बीटा क्यूब इक्वल्स टू bc अपॉन 2a स्क्वायर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन था रियल नंबर, जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे दे रखा है। तो इक्वेशन बोल रहा है कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड। उसके अंदर दे रखा है e रेज़ द पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई एंड एक्स जेड e रेज़ द पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y2।
तो विथ रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 10 यानी कि इस पॉइंट पे मुझे f(x) y, z का सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछा है द डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इस फंक्शन को लेना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, हम इसका डायरेक्टली लिख देंगे डिफरेंशिएशन। तो पहले हम एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। तो 1 माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स जेड ई रेज़ द पावर -1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर ले लेते हैं। तो चलिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है कि अगर a डॉट बी का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे देखिए a डॉट बी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हमारे पास आता है ए बी डैश प्लस ए डैश बी। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस फॉर्मूले से ही हम यहाँ क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं e रेज़ द पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स हम अगर सॉल्व करते हैं, f के अंदर हमारे पास x, y और z तीनों आ जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये e रेज़ द पावर x है, तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई इनटू जो डिफरेंशिएशन बचा है इसका आएगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस, अब इसका वापस आएगा, इस हिसाब से करेंगे डिफरेंशिएशन ए बी डैश प्लस ए डैश बी। तो ए बी डैश करेंगे तो ये हमारे पास कॉस वाई कांस्टेंट है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला टर्म आ जाएगा 0 और दूसरा टर्म आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास कॉस वाई। यहाँ पे देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस एक्स डैश इंटू कॉस y। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपल सा कॉस y। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस y। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली कॉस y लिख दिया और नेगेटिव साइन है ही यहाँ पे, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। अब सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसी मेथड से। तो इसके अंदर जो आएगा वो हमारे पास जेड ई रेज़ द पावर -1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रहा इसका फाइनल डिफरेंशिएशन। अब ये बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशिएट किया हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें इस पॉइंट पे विथ रिस्पेक्ट टू x एट अ पॉइंट 10 यानी ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है और ये हमारे पास z की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आंसर आएगा हम उससे मैच कराएंगे। तो चलिए इसको हम पहले और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व करने के लिए e रेज़ द पावर 1 माइनस एक्स कॉस वाई माइनस लगा देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटू कॉस वाई प्लस जेड ई रेज़ द पावर -1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं एट 10 जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो x की जगह हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस ई रेज़ द पावर 1 तो है ही, माइनस x की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो इसकी जगह आ गया 1 कॉस वाई। कॉस 0 क्या होता है 1, तो इंटू 1, तो ये हमारे पास ये 1 ही रहेगा ऊपर, इंटू कॉस वाई मीन्स कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इंटू 1, ये प्लस जेड की जगह हम क्या रखेंगे ई, तो ई इंटू ई की पावर क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा। तो इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज़ द पावर 0 प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये ई रेज़ द पावर, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 1, तो ई इंटू ई रेज़ द पावर -1 आएगा। यहाँ पे देखिए -1 है, तो ई
इंटू ई की पावर -1, तो इसको हम अज्यूम कर सकते हैं ई है तो ई की पावर +1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ई रेज़ टू पावर 0 प्लस ई रेज़ टू पावर +1 -1 यानी ई रेज़ टू पावर 0। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये प्लस और माइनस, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आंसर है हमारे पास, वो है हमारे पास सी। तो ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उस डिफरेंशिएशन पे हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, उस वैल्यू के बाद जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सुपर एडिटिव फंक्शन f डैश satisfies the following property: f x1 plus x2 is greater than equals to f of x1 plus f of x2। यानी कि हमारे पास ये एक फंक्शन दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है। अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ सुपर एडिटिव फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 1। कौन से इनमें से सुपर एडिटिव फंक्शन है जो x ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि अंडर रूट ऑफ x, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली सिंपल सा फंक्शन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे और उस वैल्यूज के हिसाब से हम ऑप्शंस को चेक करेंगे, जो ऑप्शंस हमारा सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहला कंडीशन दे रखा है x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं कि लेट अस अज्यूम कि x1 इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 2 और x2 हम ले रहे हैं 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहली वाली, x ग्रेटर देन 1। हमें सिर्फ ऑप्शन वेरीफाई करना है कौन सा कंडीशन सही है इस एक्सप्रेशन का, जो कंडीशन सही होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसके अंदर हम x1 और x2 ले रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन आ रहा है कि अंडर रूट ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ अगर मैं x लूं, ये दे रखा है फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 प्लस फंक्शन ऑफ x2। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं अंडर रूट x लेता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 प्लस अंडर रूट ऑफ x2। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास ये ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। तो ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए अब हम x1 और x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू 2 आई है मेरे पास और x2 की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब ये चेक कर लेते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होता इसका मतलब ऑप्शन गलत है। तो अंडर रूट 2 प्लस 3 इज 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो हम ले रहे हैं 2 डिजिट में ही, तो 1.41 लिया हमने, और प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7। आगे और पॉइंट्स में आते हैं बट हम सिर्फ 2 डेसिमल ही लेंगे ताकि हमें वेरीफाई हो जाए। इसका वैल्यू आता है हमारे पास रूट 5 की वैल्यू जो आती है वो आती है 2.24 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आ जाएगा 12 और 7.3.1 के आसपास। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन वेरीफाई नहीं हो रहा, यानी कि 2.24 इज नॉट ग्रेटर देन 3.1 है, तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, ई रेज़ टू पावर x सही है क्या। तो ई रेज़ टू पावर x सही चेक करने के लिए हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चेक करते हैं ई रेज़ टू पावर x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन ई रेज़ टू पावर x1 प्लस ई रेज़ टू पावर x2 है क्या, ये कंडीशन चेक करना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम x1 प्लस x2, हमने x1 ले रखा है 2 और 3, तो ई रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 2 प्लस ई रेज़ टू पावर 3। तो ये हम सेटिस्फाई करके चेक कर रहे हैं, तो आंसर अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो सही है, अदरवाइज ऑप्शन रॉन्ग है। तो ई रेज़ टू पावर 5 इज ग्रेटर देन ई रेज़ टू पावर 2 प्लस ई रेज़ टू पावर 3 है क्या। तो अब मुझे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो इस वैल्यू के हिसाब से ई रेज़ टू पावर 5 अगर लेते हैं तो ये 148 पॉइंट समथिंग आता है, और ये हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू है वो 7.8 समथिंग आता है, और ये हमारे पास अगर ई क्यूब लें
तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 7.3 प्लस ई क्यूब की जो वैल्यू आती है वो 20.08 समथिंग आती है। तो ये वैल्यू हम चेक कर सकते हैं इजिली कि 148 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 प्लस 20 करेंगे तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारे पास क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 148 इज ग्रेटर देन 27 पॉइंट अगर लें तो 27.38 आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब ये जो ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या था। ये हमारे पास e⁻x हमने लिया था, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर e⁻x लेते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि अगर -x लेते हैं तो ये कंडीशन क्या बोलेगा कि क्या 148 पॉइंट समथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 27.38। तो वो ऑप्शन होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है एज कंपेयर टू 148। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि 1/x। तो 1/x लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर वापस वैसी वैल्यू लें, यहीं पे ले लेते हैं, तो 1/x यानी कि 1 फंक्शन के हिसाब से देखें तो x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या है हमारे पास 1/x1 प्लस 1/x2। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 1 यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 5, क्योंकि हमने x1 x2 2 और 3 लिया हुआ है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो यहाँ पे देख लेते हैं 1/5 क्या होता है, 0.2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.33। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 0.5 प्लस 0.3 0.8 हो जाएगा। तो 0.2 इज नॉट ग्रेटर देन 0.8। तो 0.2 की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू 0.8 जो राइट हैंड साइड में है। तो ये कंडीशन भी रॉन्ग होगा। तो ये भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है e⁻x। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारे पास दे रखा है x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू b1, एंड सेकेंड दे रखा है 2x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू b2, थर्ड दे रखा है 3x1 प्लस 7x2 प्लस इक्वल्स टू b3, और 3x1 प्लस 9x2 इक्वल्स टू b4। अभी 4 लीनियर इक्वेशंस दे रखा है। इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर्स दैट अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर अबव सिस्टम। यानी इन चारों इक्वेशन से कौन सा सॉल्यूशन है जो इस ऑप्शन में अवेलेबल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को रीराइट करके इनमें रिलेशन निकालते हैं। तो पहला रिलेशन हम पहला इक्वेशन ले रहे हैं ये और ये। तो चलिए इसको मैं ले लेता हूं। ये लिखा हुआ है x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स टू b1, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स टू b2। तो इन दोनों में साफ रिलेशन देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इंटू 2 कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b1। तो यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के हिसाब से हमारे पास है ये इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन। तो इसको हम अगर अज्यूम करें 1 और इसको अज्यूम करें 2, तो ये दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन है कि b2 इज 2 टाइम्स ऑफ b1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया, b2 इज 2 टाइम्स ऑफ b1। तो इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन दो रिलेशन से तो हमें ये पता चला कि b2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b1। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या, b2 इज 2 टाइम्स ऑफ b1? तो ये देखिए पहला ऑप्शन अवेलेबल है। अगर से फर्स्ट पार्ट को चेक करें तो b3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b1 ये नहीं है, b2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b1 ये सी पार्ट भी है, और b3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b1
यहाँ पे दे रखा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहले इन दो इक्वेशन से आया है कि B2 को 2 टाइम्स ऑफ B1, तो इससे हमें ये पता चल गया कि इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। तो ये तो हमारा हो गया। इसको अब हमें इंश्योर कर लेंगे कि अब हमारे पास 50% चॉइस है, इन दोनों में से ही कोई ना कोई करेक्ट होगा। तो अब इन दोनों में से करेक्ट होने के लिए अब हमें इन दो इक्वेशन को लेके और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस रिराइट करेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो चलिए थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स टू B3 दे रखा है, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स टू B4 दे रखा है। तो अगर मैं इसी को रीराइट करता हूं इस इक्वेशन को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x2 इक्वल्स टू B3 लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जस्ट 7 को 6 प्लस 1 कर दिया है, तो 6x2 प्लस x2 कर दिया है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए 3x1 प्लस 6x2 प्लस x2 इक्वल्स टू B3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। या फिर हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम अज्यूम कर लें, कॉमन ले लें यहाँ पे 3। तो चलिए मैं पहले इसी को सॉल्व कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसी को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने अगर 3 ले लिया तो 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस ऑफ x2 इक्वल्स टू B3। तो ये x1 प्लस 2x2 क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू B1 था। x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू B1, यहाँ इक्वेशन में भी देख सकते हैं x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू B1। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह हम B1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस x2 तो चल ही रहा है इक्वल्स टू B3। तो यहाँ से क्या निकल के आया, अगर मैं x2 अज्यूम करूँ तो x2 क्या आ रहा है, उसको उधर लेके जाते हैं तो B3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ B1, ये हमारे पास x2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x2 को यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। इसको अगर मैं मार्क कर दूं तो ये इक्वेशन 4 ले लेता हूं इसको, और ये इक्वेशन, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इक्वेशन 3.a ले लेते हैं या 3.1। तो अब चलिए इसको हमें इसके अंदर यानी 4 के अंदर यूज करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको रीराइट कर रहा हूँ वापस से। तो इसको रीराइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 और टाइम्स ऑफ x1 प्लस, ये कैपिटल X है, सब ध्यान रखिए क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन ऑफ दे रखा है वो सब कैपिटल के अंदर दे रखा है। तो 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ऑफ x1 दे रखा है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 9x2 को 6x2 प्लस 3x2 इक्वल्स टू B4। तो जैसे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 9 को हमने 6 प्लस 3 में ब्रेक किया। अब देखिए 3x1 प्लस 6x2 को वापस हम वैसे ही कॉमन ले लें, 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स टू B4। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, B1, क्योंकि x1 प्लस 2x2 क्या है हमारे पास, B1 है। तो 3 टाइम्स ऑफ B1 हमने रख दिया और प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2 हमने क्या अभी कैलकुलेट किया, B3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ B1। तो यहाँ रख देते हैं 3 इंटू B3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ B1 इक्वल्स टू B4। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ऑफ B1 है, इसको ओपन कर देते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ B1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ B3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ B1 इक्वल्स टू B4। तो यहाँ पे देखिए इसी को मैं आगे ले रहा हूं, तो 3 टाइम्स ऑफ B1 माइनस 9 टाइम्स ऑफ B1 क्या आ गया, माइनस 6 टाइम्स ऑफ B1, फिर आ गया 3 टाइम्स ऑफ B3, तो एज इट इज लिख देंगे प्लस 3 टाइम्स ऑफ B3 और इक्वल्स टू B4 है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो माइनस B4 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास देखिए नेगेटिव के अंदर आ रहा है, इन सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 6 टाइम्स ऑफ B1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ B3 प्लस B4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया। अब चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ऑफ B1 नहीं आ रहा, 6 टाइम्स ऑफ B1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स ऑफ B1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ B3 और प्लस B4, तो प्लस B4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट करके और इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है बट गेट के हिसाब से सही है। तो चलिए, ये हमारे पास अपने को टाइम इस हिसाब से मैनेज करना होता है कि कौन सा लेंदी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करें, तो उस हिसाब से मैनेज करना होता है क्वेश्चंस को। तो ये तो था हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वन इंटू एक्स और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। उसके अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यानी कि हमें एक सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रिलेशन निकालेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वन इंटू एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास कि हम ले लेते हैं इसको dy अपॉन, इसको नीचे ले के आते हैं तो y माइनस वन इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन हो जाए। तो dy अपॉन वन माइनस वाई माइनस वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वन। तो इस ऑप्शन में ऑलमोस्ट सबके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया और इक्वल्स टू हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ln y माइनस वन इक्वल्स टू, इसको ले सकते हैं 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए किसके अंदर आ रहा है ये, तो ये हमारे पास 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस सी यानी कि इन दोनों के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। तो इन दोनों को ऑप्शन सॉल्व करने के लिए अब मुझे यहाँ पे देखिए एंड बोला है y इक्वल्स टू माइनस वन और 1। तो यहाँ पे बस सॉल्व करने के लिए ये चेक करना है कि माइनस वन ऑप्शन करेक्ट है या प्लस वन ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल सा इस चीज़ को चेक करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। यानी कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको अगर हम इक्वेट टू 0 कर दें तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास या दोनों जो वेरिएबल आई है जिसका सॉल्यूशन आया है वो करेक्ट होता है। तो देखिए अगर मैं y इक्वल्स टू वन यहाँ पे रखता हूँ, y इक्वल्स टू वन यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं। तो dy बाई डी एक्स को सॉल्व करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये हम अगर रखते हैं y इक्वल्स टू वन तो हमारे पास dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टू साइड्स ऑफ अ फेयर कॉइन आर लेबल्ड एज 0 एंड 1। दो कॉइन है, 0 और 1 से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लेबल किया हुआ है। द कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। लेट m and n denotes the label corresponding to the outcomes of those tosses for a random variable x defined as x minimum of m comma n. The expected value ex rounded off to 2 decimal places is। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसके अंदर आपको वैल्यूज निकालनी थी और उस वैल्यूज को आपको यहाँ पे मेंशन करना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले बोला है कि दो कॉइन है जिसको हमने लेबल्ड 0 एंड 1 किया। तो अगर मैं कॉइन लेता हूँ जनरली तो सैंपल स्पेस क्या होता है कॉइन का, आइदर हेड हो सकता है
आइदर हेड टेल हो सकता है, आइदर टेल और हेड हो सकता है, या फिर टेल और टेल हो सकता है। तो ये सैंपल स्पेस है हमारे 2 कॉइन्स का, कि अगर 2 कॉइन को मैंने इंडिपेंडेंटली टॉस किया, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंटली बोला है, इंडिपेंडेंटली मतलब कि 2 टॉस में सेम वैल्यूज नहीं आ सकती। तो यहाँ पे देखिए हेड हेड आ गया तो वापस से अब हेड हेड नहीं आएगा, तो इंडिपेंडेंटली का मतलब यही है। तो हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया और टेल टेल आ गया। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। अगर मैं हेड को 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और टेल को 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसी के लिए कंडीशन क्या आ जाएगा, 1 1, ये आ जाएगा 1 0, ये 0 1 और ये 1 1। अब देखिए क्या कह रहा है, ये तो हमारा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में ये कह रहा है कि लेट m and n denote the level corresponding to the outcomes of those tosses। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि m हमारा पहला टॉस किया था और n हमारा दूसरा टॉस किया हुआ था। तो हम m ले लेते हैं कि फर्स्ट टॉस किया, तो फर्स्ट टॉस में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पहले हेड हेड आया सिर्फ और टेल टेल आया, यानी कि सेम इवेंट आए। तो हेड हेड ले लेते हैं और टेल ये हमारे पास 1 1 और ये 1 0। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास हेड हेड के लिए और टेल टेल के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 या फिर 0 0। दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा कि दूसरा इवेंट इंडिपेंडेंटली है, तो आइदर हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। तो मैं ले रहा हूँ हेड टेल और टेल हेड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हेड की जगह 1, टेल की जगह 0, वापस टेल की जगह 0 और हेड की जगह 1। तो ये हमारे पास 2 इवेंट हो गए, इसको हमने एज्यूम किया m और ये हमने ले लिया n। अब क्या बोला है, ये तो टॉसेस हो गए। अब फॉर रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड एज x मिनिमम ऑफ m, n, मिनिमम ऑफ m, n हमें निकालना है इन दोनों में से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो एक्सपेक्टेशन हमें निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हम ये निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ x क्या आ रहा है व्हेन इट इज हेड या व्हेन इट इज 1। तो ये क्या आएगा, 1 मीन्स हेड है। तो यहाँ पे देखिए हेड हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, सिर्फ 1 आ रही है। हमारे पास आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 है। 4 ऑप्शंस में से हमारे पास सिर्फ हेड हेड की कंडीशन कब आ रही है, वो आ रही है हमारे पास एक बार। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 आउट ऑफ 4। अब वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 कब कब हो सकता है, यानी टेल कब कब आ सकते हैं। तो टेल देखिए एक कंडीशन यहाँ है 1, इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, या फिर यहाँ देखें तो 1 2 और तीनों में टेल आ सकता है। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमारे पास वो होता है समीशन ऑफ, अगर i लेते हैं तो xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, ये होता है एक्सपेक्टेशन। तो हम इसी को अंदर डाल देते हैं वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी x1 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू 1/4 प्लस 0 वाली कंडीशन, तो 0 इंटू 3/4। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 0, या फिर आ जाएगा 0.25। ये आया हमारे पास 1/4 के लिए डिवाइड किया तो 0.25। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.25, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही था, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमें आंसर करना था। तो ये तो था प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है वेक्टर स्पेस से। तो वेक्टर के अंदर हमें ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड ही था, तो डेफिनेशन के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन दे रखे हैं क्वेश्चन पे बेस्ड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ v1 v2 डैश 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 v6 आर 6 वेक्टर्स, यानी v1 से v6 तक 6 वेक्टर्स हैं इन R4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है। तो ये जस्ट डेफिनेशन बेस्ड ही था, इसके अंदर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो फर्स्ट क्या पूछा है कि इफ v1 v3 v5 एंड v6, इसके अंदर v4 नहीं है और v2 नहीं है, तो ये 4 दे रखा है, स्पैन्स R4। तो स्पैन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है मैंने, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस।
स्पैन का मतलब होता है सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस, यानी कि जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट्स है। तो ये इंडिपेंडेंट बोला R4, देन इट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर R4। अब बेसिस क्या होता है? बेसिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बेसिक डेफिनेशन है। तो इस हिसाब से ये जो है ये करेक्ट डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज वेक्टर स्पैन ऑफ R4। तो दीज वेक्टर क्या बोला है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इन सारों में से जरूरी नहीं है कि सबके सब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, हमें निकालना है फॉल्स। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब देखते हैं एनी 4 ऑफ दीज वेक्टर फॉर्म बेसिस फॉर R4। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी वेक्टर हो वो बेसिस फॉर्म कर सकता है R4 का। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी वेक्टर फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हो सकता है कि आपस में दोनों वेक्टर्स हो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो, बट हमारा डेफिनेशन क्या है कि ये सारे इंडिपेंडेंट्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से ये हमारे पास क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसके बाद दीज वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दीज मतलब क्या है कि सारे बोल रहा है कि क्या सारे नॉन लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये हो भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है? सारे अलग अलग वेक्टर्स दे रखे हैं और वेक्टर्स की डेफिनेशन नहीं दे रखी है कि कौन सा वेक्टर इंडिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये सबका कॉम्बिनेशन एक साथ दे रखा है, तो इसमें से ये कंडीशन भी ट्रू होगा हमारे पास। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी, एनी 4 ऑफ दीज वेक्टर्स फॉर्म बेसिस फॉर R4। तो चलिए ये वेक्टर्स पे बेस्ड डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड था, जब सारे डेफिनेशंस पे ही हमारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो है हमारा वेक्टर फील्ड से, वेक्टर टॉपिक पे बेस्ड। वो है फॉर अ वेक्टर फील्ड ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो ऑप्शन दे रखा है डेल क्रॉस ए इज अनदर वेक्टर फील्ड। तो ये तो जस्ट डेफिनेशन है कि अभी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एक वेक्टर का तो वो दूसरा वेक्टर ही देता है, तो हमेशा ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अब बी दे रखा है ए इज सोलोनॉइड इफ डेल डॉट ए इक्वल्स टू 0। तो हमेशा सोलोनॉइड के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 ही होता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। ए इज, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए इज इररोटेशनल इफ डेल स्क्वायर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमें ध्यान रखना है कभी भी इररोटेशनल होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं आता, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है फॉल्स। फोर्थ दे रखा है डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू डेल ब्रैकेट के अंदर डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर इनटू ए। तो ये जस्ट डेफिनेशन ही है, जो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का एक्सपेंशन किया हुआ है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास इसके अंदर हम चेक करें तो हमारे पास सी जो है वो सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि फॉल्स होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जो गेट 2020 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उस सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, ऑलमोस्ट 13 से 14% तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों ने देखा 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। तो होपफुली इसके अंदर से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।